वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल आरबीएस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले भी हमारी वीडियोस आ चुकी हैं जो कि सम बेसिक कांसेप्ट्स चैप्टर से थी, और ये हमारी वीडियो दोबारा से सम बेसिक कांसेप्ट चैप्टर की है। तो चलिए चालू करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो भाई हमारा पार्ट 1 आता है जो है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन सा है पार्ट 1? भाई हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें कॉम्बिनेशन के लॉस पढ़ने हैं। तो आपके सामने ये जो दो फोटोज हैं उन्हें आप पहचान सकें तो पहचान लीजिए। जो दो फोटोज हैं वो है हमारे लेवोइजर और हमारे अवारगाडो साहब की। ठीक है, लेवोइजर और अवारगाडो साहब की, जिनके बारे में आप अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले भाई अपन लोगों को देखना है व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको पता चलता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का, फॉर्म करते हैं अलग अलग कंपाउंड। उसके लिए कुछ 5 बेसिक लॉज हैं। कितने लॉज? 5 बेसिक लॉज जो आपके सामने आने वाले हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तीसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा लॉ है हमारा अवारगाडोज लॉ। और पांचवा लॉ है हमारा ग्रे लुसाक का लॉ, जो कि है गैसियस वॉल्यूम पर। ठीक है, तो पहला लॉ आता है भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके अंदर क्या है और ये किसने दिया वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दिया था हमारे एंटोनी लेवोइजियर साहब ने, जिन्होंने दिया था ये लॉ 1789 में। ठीक है, एंटोनी लेवोइजियर साहब ने दिया था 1789 में दिया था। कौन से साइंटिस्ट ने दिया? एंटोनी लेवोइजियर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? ये लॉ उनके सामने आया। तो वो करते क्या थे भाई? कंबस्टन रिएक्शन करते थे। ठीक है, कंबस्टन रिएक्शन करते थे, और कंबस्टन रिएक्शन करते करते वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं वहां पर कोई भी चेंज नहीं होता मास का। वो केमिकल रिएक्शंस करते थे, किसका? कंबस्टन रिएक्शन परफॉर्म करते थे, केयरफुली करते थे। और वो किस कंक्लूजन पर पहुंचे? ये ध्यान रखना है आपको, फिजिकल और केमिकल चेंज में हमारा कोई भी मास डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब मास का वहां पर कोई भी चेंज नहीं होता, नेट चेंज नहीं होता। क्या बात कही उन्होंने? फिजिकल और केमिकल चेंज करते वक्त हमारा मास का ना ही कोई चेंज होता है, कोई भी चेंज नहीं होता मास का। किसके अंदर? फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर। ठीक है, तो यही जो हमारा उनका कंक्लूजन था, वो एक बात और कहता था कि भाई जो मैटर होता है वो कभी भी हमारा क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो इसी लॉ को हम लोगों ने क्या कह दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कह दिया भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ था ना, इसने बहुत सारे बेसिक्स बनाए बाद के डेवलपमेंट में जो हमारे आविष्कार आए, उनमें इस लॉ का बहुत ही ज्यादा बेसिक रूल था। मतलब ये बेसिक लॉ है एक तरीके से। तो ये जो लॉ था वो दिया था हमारे किसने? एंटोनी लेवोइजियर साहब ने, जो आपके सामने आ चुके हैं। ये रहे एंटोनी लेवोइजियर। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये दिया था हमारे एक फ्रेंच केमिस्ट ने, जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि किसी भी गिवन कंपाउंड में जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड में। ठीक है, उनके अंदर उनके मास का सेम प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो ये चलते चलते उन्होंने काम ऐसा किया कि उन्होंने 2 सैंपल लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट के। किसके? क्यूप्रिक कार्बोनेट के। तो उन्होंने देखा कि एक सैंपल था भैया उनका नेचुरल सैंपल, दूसरा सैंपल था भैया उनका सिंथेटिक सैंपल। ठीक है, तो उन्होंने दोनों सैंपल्स को ऑब्जर्व किया, उनके अंदर के मासेस को ऑब्जर्व किया परसेंटेज में। तो उन्होंने पाया कि जो नेचुरल सैंपल का जो मास है वही मास हमारा सिंथेटिक सैंपल का है। ठीक है, जो नेचुरल सैंपल का हमारा मास है वही मास हमारा सिंथेटिक
सैंपल का है, उन्होंने देखा उसके अंदर परसेंट ऑफ कॉपर 51.35 था दोनों के अंदर, उन्होंने देखा उसके अंदर परसेंट ऑफ कार्बन 9.74 था दोनों के अंदर, उन्होंने देखा ऑक्सीजन का परसेंटेज 38.91 था दोनों ही के अंदर। तो इससे पता चलता है कि हमारे चाहे सिंथेटिक चीज हो या फिर नेचुरल चीज हो, वो एक कंपाउंड है तो उसके अंदर का मास का प्रोपोर्शन सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमारे जोसेफ प्राउस्ट सर जो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं, वही टॉपिक दोबारा से कंटिन्यूड है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि एक गिवन कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ सेम प्रोपोर्शन में मास से। वही बात उनका कंक्लूजन यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो लॉ था ये वैलिडिटी इसकी कंफर्म की गई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, इसे वैसे ही नहीं मान लिया, बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके बेसिस पर इसे राइट माना गया। ठीक है, तो इसको हम कभी कभी क्या कह सकते हैं, इसको हम कह भी देते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। तो अभी जो हमारा लॉ आने वाला है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था भाई? डाल्टन साहब ने दिया था, 1803 में दिया था। डाल्टन ने दिया था, 1803 में दिया था। ठीक है, इस लॉ के अनुसार क्या था? इस लॉ के अनुसार ये था कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड, दिमाग में डाल लो, दो एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड, तो क्या होगा? तो उनका जो मास होगा ना, मास होगा जो कंबाइन करने में, जो मास होगा ना कंबाइन करने में एक फिक्स्ड मास के साथ होगा। मतलब उनके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक एलिमेंट है जो हमें दोनों के अंदर फिक्स रहेगा, उसका मास दोनों के अंदर फिक्स रहेगा, और एक एलिमेंट होगा जिसका मास डिफर होता रहेगा, एक प्रपोर्शन में होगा। ठीक है, एक प्रपोर्शन में होगा, एक रेशियो में होगा। जैसे अभी आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और बनाते हैं वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दो चीज बनाते हैं, दो कंपाउंड बनाते हैं, वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो जब वो वाटर बनाते हैं तो उनका जो वेट है वो आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। तो हाइड्रोजन होता है वहां पर 2 ग्राम, ऑक्सीजन होता है वहां पर 16 ग्राम और वाटर का वेट होता है 18 ग्राम। ठीक है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं, तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है 2 ग्राम होता है, ऑक्सीजन हमारा 32 ग्राम होता है। बढ़ गया ऑक्सीजन बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारा 34 ग्राम होता है। तो हमने क्या देखा, अभी जो हमने बात करी थी उसे यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, फिक्स्ड जो है हमारा, फिक्स्ड मास किसका है? हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास है, दोनों जगह 2 ग्राम मास है उसका। ठीक है, और ऑक्सीजन का हमारा मास स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल मास है। ठीक है, अनस्टेबल मास है जिसका पहले 16 ग्राम था, फिर 32 ग्राम हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था कि एक सेम रेशियो में रहते हैं। ठीक है, एक रेशियो हो जाता है उस मास का जो है 1:2, 16 और 32 को लेकर के। तो ये दिया था हमारे डाल्टन साहब ने, जो आपके सामने आ गए। तो अब आता है भाई गे-लुसाक का लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तो ये लॉ किसने दिया था? गे-लुसाक ने दिया था 1808 में। 1808 में पहले वाला लॉ कब दिया गया था? 1803 में। ठीक है, पहले वाला लॉ कब दिया गया था? दोबारा से देख लेते हैं, 1803 में। ठीक है, और जो पहला लॉ आपका आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो दिया गया था 1789 में। किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने। ठीक है, याद रखने, नाम याद रखने सबके। और जो दूसरा लॉ आया था वो किसने दिया था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जोहान प्राउस्ट ने। याद रखना, जोहान प्राउस्ट ने। तीसरा लॉ आया था वो किसने दिया? जोहान डाल्टन ने। कब दिया? 1803 में। और ये जो चौथा लॉ है, इस लॉ के ही नाम में लिखा हुआ है गे-लुसाक। गे-लुसाक ने ये लॉ दिया था, और दिया था 1808 में। ठीक है, 1808 में। तो ये जो लॉ था ये क्या कहता था? ये कहता था जब गैस आपस में कंबाइन करती हैं, जब गैस आपस में कंबाइन करती हैं, एक केमिकल रिएक्शन बनाती हैं, एक केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं, या फिर तो उनका जो वॉल्यूम होगा ना, उनका जो वॉल्यूम होगा वो भी सेम रेशियो में, उनका वॉल्यूम सेम रेशियो में होगा। पहले क्या था? पहले मास सेम रेशियो में बात करी गई थी, अब यहां पर वॉल्यूम की सेम रेशियो में बात करी गई थी। ठीक है, अब 100 ml का आप सपोज कीजिए आपने 100 ml हाइड्रोजन ले लिया, साथ में 50 ml हमारा ऑक्सीजन ले लिया, वो देता है 100 ml ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वो देता है 100 ml ऑफ वाटर वेपर। तो इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कंबाइन कर रहे हैं एक रेशियो में, 2:1 में,
2:1 में ये कंबाइन कर रहे हैं। ये उनका वॉल्यूम का रेशियो है, यहाँ पर दिमाग देना है, ये उनका वॉल्यूम का रेशियो है। जो हमारे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था वहां पर वॉल्यूम का रेशियो नहीं था, वहां पर मास का रेशियो था, यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो है। वॉल्यूम का रेशियो है, दिमाग लगा लीजिए, वॉल्यूम का रेशियो है। अब जो गे लुसाक जी थे उन्होंने इंटीजर रेशियो दिए थे वॉल्यूम में, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो ये जो लॉ था उसे हम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो लॉ था डेफिनेट प्रोपोर्शन का, ये पहले ही हमें पता चल गया था मास के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? मास के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में दिया गया है, ठीक है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, ना कि मास के रेस्पेक्ट में। दिमाग में डाल लीजिए, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में है ये लॉ, ना कि मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ये जो लॉ है इसको ढंग से एक्सप्लेन किया हमारे अवागाड्रो साहब ने 1811 में। तो ये हमारे गे लुसाक जी। अब आते हैं भाई अवागाड्रोस लॉ। अवागाड्रोस लॉ कब आया? 1811 में आया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि इक्वल वॉल्यूम लिया गैसेस का सेम टेम्परेचर में उन्होंने इक्वल वॉल्यूम लिया गैसेस का, जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन्होंने क्लियर बात ये कही, अगर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम होगा तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ हमारा मॉलिक्यूल्स होगा। इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम होगा तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। क्लियर बात ये डालनी है, अगर इक्वल नंबर होगा वॉल्यूम का तो इक्वल नंबर होगा वहां पर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो अवागाड्रो ने एक डिस्टिंक्शन बताया एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये जो रिएक्शन आपको दिखाया गया है फिगर नंबर 1.9 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करता है वाटर। उसमें आप देख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के और 1 वॉल्यूम कंबाइन करता है ऑक्सीजन का, और फॉर्म करता है हमारा H2, ठीक है, फॉर्म करता है H2। तो आप देख सकते हैं कि उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। दिमाग में क्या डालना है, अगर हमारे पास एग्जांपल लेके चलें तो हमारे पास अगर 100 ग्राम का हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन होंगे 100 ग्राम 2 हाइड्रोजन होंगे 100 ग्राम के, है ना, और हमारे पास एक 100 ग्राम का ऑक्सीजन है। तो जो 100 ग्राम का पहला वाला हाइड्रोजन था और 100 ग्राम का ऑक्सीजन है, उन दोनों के अंदर हमारा मॉलिक्यूल सेम है, ये बात कही थी अवागाड्रो ने, ठीक है, अवागाड्रो ने। तो इन्होंने क्या किया था कि मॉलिक्यूल्स को पॉलीएटमिक कंसर्ट किया था। क्या किया था? पॉलीएटमिक कंसर्ट किया था। पॉली का मतलब बहुत सारे एटम्स हैं, ये कंसर्ट करके चल रहे थे, ठीक है। तो जो डाल्टन थे और जो बाकी के लोग थे वो बिलीव करते थे कि जो मॉलिक्यूल है ना ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, वो 2 एटम्स कंसिस्ट नहीं करता। मतलब वो लोग ये समझते थे कि हाइड्रोजन अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है, ये समझते थे वो लोग। वो ये नहीं समझते थे कि 2 एलिमेंट्स आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ये बात वो लोग नहीं समझते थे, ये बात वो लोग नहीं बिलीव करते नहीं थे, डाल्टन और बहुत सारे लोग, ठीक है। इसलिए उन्होंने उस मॉलिक्यूल को पॉलीएटमिक कहा, ठीक है। तो जो अवागाड्रो थे हमारे, उन्होंने ये जो प्रपोजल था ये दिया था फ्रांस जनरल में, जिसका नाम था डी फिसिक्यू, नाम याद कर लीजिए, डी फिसिक्यू। अवागाड्रो साहब ने ये वाला हमारा ये जो पूरा प्रपोजल था ये दिया था फ्रांस जनरल डी फिसिक्यू में, जबकि वह सही थे, लेकिन तो भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिला था। वही टॉपिक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, जिसके अंदर आप गिने मॉलिक्यूल्स गिनने आपको 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5, जो मैंने बात कही थी वही यहाँ पर आ रही है। क्या 1 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, दोनों के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये बनाते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, जिसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो ये जो हमारे अवागाड्रो साहब हैं जो आपके सामने आ गए, तो 50 ईयर्स के बाद, 50 साल के बाद 1860 में इनकी इस लॉ के बेसिस पर
कुछ रिसर्चेस किए गए, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस बताया गया अवारगाडो के वर्क का इंपॉर्टेंस बताया गया। किसने बताया था? स्टैनिस्लाव कैनिज़ारो। किसने बताया था? स्टैनिस्लाव कैनिज़ारो ने बताया था। किसका इंपॉर्टेंस? अवारगाडो के वर्क का इंपॉर्टेंस। कब बताया था? 1860 में बताया था। कहां पर बताया था? जर्मनी में बताया था, कार्लश्यूरे में, ठीक है, कार्लश्यूरे में। अब हमारा पार्ट 2 चालू होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि बहुत ही छोटा पार्ट है, ठीक है। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, उससे पहले भी ये आइडिया चलता था कि जो स्मॉल इंडिविजुअल्स हैं वो बने हुए हैं, एक जो मैटर है वो कंपोज करता है कुछ स्मॉल इंडिविजुअल्स को, जिनको हम एटोमियो नाम दिया करते थे। पहले की बात है, बहुत पहले की बात। हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था, ये जो हमारा सम बेसिक कांसेप्ट का पहला वीडियो आया था, उसमें हमने देखा था कि हमारे एक ऋषि थे, कांडे ऋषि, जिन्होंने डाल्टन से पहले ही एटॉमिक थ्योरी दे दी थी। तो वो बात भी सही है और यही बात भी सही है, क्योंकि वो भी दोनों ही केमिस्ट्री की बुक में दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं उसे। तो एटोमियो नाम था, जिसका मतलब क्या होता है? इंडिवाइजिबल, जो कि बट नहीं सकता, इंडिवाइजिबल। तो ये जो डेट बैक किया था ना, उस टाइम पर वो किया गया था डेमोक्राइटस के द्वारा। डेमोक्राइटस कौन है? एक ग्रीक फिलोसफर हैं, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी चीजें करी, पर वो सफल नहीं हो पाए। तो 1808 में डाल्टन ने एक पब्लिश किया एक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। 1808 में डाल्टन ने एक बुक पब्लिश किया, समझिए, एक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। नाम क्या था? ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, याद कर लीजिए। ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था 1808 में। उन्होंने कुछ बातें बताई उसमें। तो पहली बात ये थी कि मैटर के अंदर इंडिवाइजिबल एटम्स होते हैं। इंडिवाइजिबल मतलब बट नहीं सकते, टूट नहीं सकते। तो जो ऑल एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या? उनके अंदर मास होता है। प्रॉपर्टीज कैसी? उनके अंदर मास होता है, ठीक है, और वो भी डिफरेंट मास होता है। हर एक एलिमेंट के एटम्स के अंदर डिफरेंट मास होता है, सेम मास नहीं होता। तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं बहुत सारे एटम्स से, वो भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स से, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में। उन्होंने क्या बताया? ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में। इन्होंने बता दिया था वो फिक्स्ड रेशियो में वो होते हैं, मतलब ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन होता है एटम्स का। इन्होंने कहा उसमें रीऑर्गेनाइजेशन होता है एटम्स का। तो इससे क्या निकल के आता है कि ये जो एटम्स होते हैं ये ना तो क्रिएट हो सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये एटम्स ना ही क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं किसी भी एटॉमिक रिएक्शन में। किसी भी रिएक्शन में ये ना क्रिएट हो सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये सभी बात एक तरीके से केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ में रखनी चाहिए थी, लेकिन इसमें हमारा गैसियस वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बताया गया, कुछ भी लॉज नहीं बताए गैसियस वॉल्यूम्स के। इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ भी एक्सप्लेन किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, लेकिन इसमें गैसियस वॉल्यूम का कोई भी वर्णन नहीं था, इसलिए इसको नहीं रखा गया लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं बताए गए। ये जो बुक थी इसमें सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं बताए गए। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल एजुकेशनल आरवीएस को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।